So hello student, my name is Suman Kumar, and as you can see I am from IIT Madras, and I am a research scientist over there, and I have won many prizes and all uh, while doing my research and all, and I have been teaching physics for the IIT JEE and NEET since last 4 years. So without wasting time, let's start. So as you can see, our topic is thermodynamics today, and in context of the IIT JEE and NEET, in thermodynamics we have to study. हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, एंड हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे. इफ रिक्वायर्ड आई कैन रिकॉर्ड द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो, तो फॉर टाइम बीइंग विल जस्ट टॉक इन हिंदी. ओके, ठीक है. सो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना क्या क्या है, हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, हमें डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्केल्स के बारे में पढ़ना है, और हमें हीट के बारे में पढ़ना है, और फोर लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड देन द थर्ड. आउट ऑफ दिस फोर लॉज, फर्स्ट एंड देन द जीरोथ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टू लॉज. एंड अगर लास्ट कॉन्टेस्ट में अगर थर्मल साइंस की बात करें तो हमें हीट ट्रांसफर पढ़ना है, उसमें तीन फिनोमेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन के बारे में पढ़ना है. सो जीरोथ लॉ इज नथिंग बट लाइक ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है. इट टॉक्स अबाउट दी टेम्परेचर, इट गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम पढ़ लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ. सो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, right? If you will ask me, okay, so let's take a system, you know, and हम लोग यहाँ पे स्मॉल डेफिनेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, जो काम की चीज़ें उस पर बात करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद अ सिस्टम. दिस इज एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, okay, and this is a closed system, right? You know, there are three types of the system: open system, closed system, and then isolated system. Right now we are talking about the closed system, right? You know, in the closed system only energy can transfer, mass transfer is not possible, right? And we know energy, heat and the work both are the forms of the energy, right? So these two transfer can happen. So let's suppose for the time being we are supplying some amount of heat to the system, right? And the system is doing some work, ठीक है. और तो हमने हीट सप्लाई किया, सिस्टम ने कुछ वर्क किया, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी था वो सिस्टम का एनर्जी चेंज होता है, ठीक है. हाँ, दैट इज द, ये अलग बात है जो हम बाद में देखेंगे. क्वेश्चंस हीट वर्क ट्रांसफर, कभी हम लोग सिस्टम पे वर्क करेंगे, कभी सिस्टम वर्क करेगा, कभी हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, कभी सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा, कभी एनर्जी चेंज होगा सिस्टम का, कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा. दैट इज द डिफरेंट स्टोरी. हाँ, बट राइट नाउ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये केस ले रहे हैं, हीट सप्लाई किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, सम वर्क ट्रांसफर हो रहा है, एंड देन द सम एनर्जी चेंज. सो इफ अगर हम लोग बात करें लाइक एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो क्या होगा. आपको दिस द क्लोज सिस्टम, ओके. फर्स्ट लॉ और क्लोज सिस्टम. तो अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, right? So this is actually first law, very basics, energy conservation, okay. This is the finite heat transfer, finite energy change, and then the finite amount of the work transfer, right? But you know, these processes will be continuous. So let's talk about the differential form, okay. So अगर हम लिखेंगे del Q इक्वल टू डी प्लस del W, आप लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, आप लोग एक नोटिस करिए सिंबल, राइट? तो हीट एंड देन द वर्क आर पाथ फंक्शंस, राइट? एंड देन द एनर्जी विल सी दैट स्पेशली इंटरनल एनर्जी, दिस इज एक्चुअली पॉइंट फंक्शंस और द स्टेट फंक्शन. सो दीज आर एक्चुअली हीट एंड वर्क आर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. तो दिस इज द वे ऑफ नोटेशन, दिस इज जस्ट अ नोटेशन, राइट? हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं जो भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, राइट? ओके, व्हाट द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जस्ट 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं. अगर मान के चलिए कोई भी फंक्शन है हमारे पास m, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, एंड वी हैव एनी अनदर फंक्शन, लेट्स से एक्स एंड वाई का एंड भी है, ठीक है, इट्स अ dy इक्वल टू dy. दिस इज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन,
कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m with respect to x is same as the partial differentiation of m with respect to y, अगर ये आ रहा है राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें पता है राइट, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। अगर ये हो रहा है देन वी कॉल दिस द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देन आई कैन से द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अगर इक्वल ना हो तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सो दिस जस्ट नोटेशन राइट। ओके, so let's talk about this energy, right? If we will see, अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो हमें 3 टाइप ऑफ द एनर्जी देखने को मिलता है थर्मोडायनामिक्स के। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेनली काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो हो सकता है सिस्टम कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, सिस्टम हो सकता है सिस्टम के चार्ज हो, और अफकोर्स इससे ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्म जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, यू होता है राइट, यू से यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक द डिफरेंशियल बोथ द साइड, तो डी इक्वल टू डी ऑफ के ई प्लस डी ऑफ पी ई plus d of u. ठीक है, so if you will write this here, then the first law will look is equal to d of ke plus d of pe plus d of u plus work transfer. so ये हमारा फर्स्ट लॉ will look like this for the closed system, right? but ऐसा देखा गया है जो भी हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है जनरली उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकता है राइट, बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जनरली नेगलेक्ट करते हैं राइट। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं, देयर इज ए कंटेनर, उसमें गैस रखा हुआ है, ऐसा नहीं है जो कंटेनर मूव कर रहा हो, मूव भी कर रहा हो दैट्स आल्सो फाइन, बट हियर चेंज इज इंपॉर्टेंट राइट। तो ऐसा नहीं हो जो सिस्टम अभी रेस्ट पे था सडनली स्टार्ट सिस्टम मूव करने लगा, तो वही है सेम थिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा सिस्टम का बट चेंज नहीं होता है जनरली राइट। तो ये दो फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जिसे हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। So basically now if you will neglect these two form of the energy, so only you will have the but the internal energy को neglect नहीं कर सकते हैं राइट। कभी कभी लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं U को, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसको हम लोग नहीं नेगलेक्ट करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गैस। आपको पता ही है राइट, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइट। सो गैस के केस में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट ऑफ द गैस। ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो अब कैसे दिखाई देगा, फर्स्ट लॉ इक्वल टू डी यू प्लस वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो ये देखिए डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यू कैन सी दैट हियर। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ राइट। सो इस फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने नेगलेक्ट किया है, एंड दिस इज फॉर द क्लोज सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 2 मिनट में हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन जनरली वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं राइट। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क बाय सिस्टम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। Of course, work done on the system negative होगा, and then the heat supplied हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सपोज हीट रिजेक्टेड नेगेटिव होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों साइन कन्वेंशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ, तो आप लोग इसे प्लीज स्क्रीन को पॉज करके उसे कॉपी कर लीजिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो हम लोग फर्स्ट लॉ अगर लिखते हैं तो ये फॉर्म अगर लिखते हैं तो आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जो हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी चेंज और द पोटेंशियल एनर्जी चेंज को हम लोगों ने नेगलेक्ट किया। ठीक है, क्विकली हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या डिराइव किया, हम लोग के पास फर्स्ट लॉ है,
du प्लस तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दिस इज जस्ट लाइक अ नोटेशंस फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंस, इसका जो पाथ फंक्शन होता है राइट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे या फिर आप लोग को मॉडल नहीं होगा राइट, दिस इज द फर्स्ट वन राइट। सो हाँ नाउ फॉर सम टाइम जस्ट फॉर 2 or 3 minutes we'll talk about a very important quantity which is known as the specific heat capacity in gases, specific heat capacity इन गैसेस। अगर इसका जनरल डेफिनेशन दिया जाए तो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 unit फॉर द 1 kg of the substance or the per kg of the substance, right? Okay, so that means what I'm trying to say, suppose let's talk for this chalk, suppose I have this chalk 1 kg of this chalk, right now its temperature let's say 26 degrees Celsius। तो अगर हमें 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए, टेम्परेचर रेज करने के लिए जो भी हमें हीट की आवश्यकता होगी राइट फॉर 1 kg, उस हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर जनरल इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसका जनरल डेफिनेशन सी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर राइज राइट और पर यूनिट सब्सटेंस। यहाँ पे आप dt को आप डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस और पर यूनिट केल्विन ले सकते हैं, दिस इज प्योरली डिपेंड ऑन द यूनिट, कौन सा यूनिट आप चूज करते हैं। सिमिलरली हियर m इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो अगर m लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी राइट। इस केस में अगर देखा जाए यूनिट ऐसा यूनिट, सो जूल पर केजी, एंड हियर यहाँ पे आप केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा 1/m, देन सेम हियर del Q by dt। हाँ अगर बस क्या होगा यहाँ पे, बस इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट विल बी नाउ जूल पर मोल केल्विन। अगेन यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं या फिर केल्विन में ले सकते हैं। हाँ लेकिन इन केस ऑफ द गैसेस राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ओके, कितना हीट हमें चाहिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए फॉर बाय 1 यूनिट राइट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, आपका प्रोसेस कौन सा है, वेदर इट्स आइसोबैरिक प्रोसेस और द आइसोप्रोपोरिक प्रोसेस और द एडियाबैटिक प्रोसेस और द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है राइट। ओके हाँ तो स्पेसिफिक हीट हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं, और इन सारे प्रोसेस में 2 प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस एंड द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। हाँ स्पेसिफिक हीट अदर प्रोसेस के लिए हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं, इसे आप लोग, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इसे आप लोग पढ़िए, या आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक में हमारे लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो कि द ग्रेट एस सी वर्मा सर का बुक है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, तो इसे वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो हम लोग बस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही क्यों बात करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो C यहाँ से हम लोग के पास ये एक CP हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, कैसे डिफाइन करते हैं, 1/m ओनली एंड देन से बस यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एंड देन द CV इज नथिंग बट 1/m del Q by dt। CP एंड CV हम लोग के बारे में बात करते हैं, हम लोग फिर बाद में देखेंगे CP और CV के बीच में क्या रिलेशंस होता है राइट, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है फॉर दैट मींस द गैस कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस राइट। ओके सो ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा जो CP एंड देन द CV आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी राइट, और ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक पैरामीटर्स है जो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट फॉर द 1 kg ऑफ द सब्सटेंस और फॉर द यूनिट kg ऑफ द सब्सटेंस, उस हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और इन केसेस ऑफ गैसेस ये 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट। तो अभी जस्ट इरेज दिस, सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट, देयर इज वन मोर हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट राइट। इन केस ऑफ द लेटेंट हीट टेम्परेचर रेज नहीं करता, यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना हीट हमें चाहिए राइट, उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और जनरली स्पेसिफिक मैं आप लोग बता दूं, स्पेसिफिक जब भी कोई क्वांटिटी को हम लोग मास से डिवाइड करते हैं उसे स्पेसिफिक बोलते हैं, लाइक स्पेसिफिक इंथैल्पी
जब इंथैल्पी को मास से डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, बिकॉज हमें कितना मास के लिए हम कुछ एब्सोल्यूट क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता करना है, राइट, पर यूनिट केजी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, राइट, जो कि डेंसिटी का उल्टा होता है, ठीक है। तो बस ये देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सीपी और सीवी के बारे में जान लिया, राइट। यहाँ पर मैं क्विकली सीपी लिख देता हूँ। सीपी ये हो जाएगा आपका 1/m, और सीवी लिख देता हूँ ठीक है। हाँ, सो नाउ here also in thermodynamics also, right? Okay, so these two parameters is important. Okay, so now here work also can be different type of the work, right? There could be the shaft work, right? There could be electrical work, okay, displacement work, या फिर उसे हम लोग PDV work या फिर expansion work भी बोलते हैं। तो in case of the thermodynamics, right, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, right, and most of the system like piston cylinder की अगर बात करते हैं तो उस सब केसों में डिस्प्लेसमेंट, कोई सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, एक्सपेंशन वर्क या फिर PDV वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्क है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम लोग इस अभी फिलहाल अभी के लिए हम लोग PDV वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क ट्रांसफर P इंटू DV। अगेन ये वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन है और द स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम D यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो DW इज टू PDV, और ये इजीली डिराइव किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग को लाइक दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट, नॉर्मल सी चीज़ है, राइट, इसको डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग यहाँ पे ओनली PDV या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सपेंशन वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम दो फर्स्ट लॉ फॉर दी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो कांस्टेंट प्रेशर एंड देन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक प्रोसेस है, राइट। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू प्रोसेसेस। ओके, सो केस 1 अगर बात करें तो केस 1 हम ले लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर। अगर फर्स्ट लॉ लिखा जाए तो डेल Q इक्वल टू du प्लस वर्क ट्रांसफर, या फिर डायरेक्टली हम PDV लिख लेते हैं, PDV, राइट। ओके, हाँ, सो प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। देखिए du, P को इनसाइड ले जा सकते हैं, राइट, PV हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं du प्लस PV लिख सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ A प्लस B, डिफरेंशिएशन ऑफ A प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ B, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए इसको इनसाइड ले गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग उसे इनसाइड नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को देखिए आप लोग क्लोजली। इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी प्लस प्रॉपर्टी इंटू प्रॉपर्टी विल गिव यू अ न्यू प्रॉपर्टी। इसे हम लोग एक न्यू नेम दे देते हैं H, इसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, इंथैल्पी। हाँ, इंथैल्पी इज नॉट अ न्यू लाइक वेरी डिफरेंट ऑफ दी कोई न्यू क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज इंथैल्पी, आप जस्ट बोलिए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रॉपर्टी U प्लस PV। जब भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ये 3 टर्म U प्लस PV बार बार आएगा, अपीयर होगा, आप देख रहे हो, राइट, आपके सामने में सब कुछ है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन, राइट, हम लोग U प्लस PV को एक नया नाम दे दिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रॉपर्टी को, जिसे हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर ये देखिएगा तो डेल Q इक्वल टू DH हो जाएगा ना, राइट, DH हो गया, राइट। ओके, और अगर यहाँ से बात करें तो डेल Q क्या लिख सकते हैं, 40 कांस्टेंट mCp इंटू dt, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mCp इंटू dt, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट। सो डेल Q इक्वल टू DH इक्वल टू mCp dt। इन केस ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपका डेल Q जो होता है वो DH के बराबर हो जाता है और mCp dt के बराबर होता है, ठीक है। उसे डेल Q या फिर उसे डेल क्रॉस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज जस्ट नोटेशन, ठीक है। तो डेल क्रॉस Q इक्वल टू DH mCp dt, इंथैल्पी इक्वल टू mCp dt एंड सेम एज दी डेल क्रॉस Q। ओके, दिस इज फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर आप लोग देखिए अब व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, तो केस 2 अगर लेंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ अगर लिखेंगे तो डेल क्रॉस Q इक्वल टू du प्लस PdV लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं
ठीक है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट, डी भी राइट 0 हो जाएगा, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी यू। अब यहाँ पे देखिए फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल क्यू क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे डेल क्यू के बदला में हम लोग इक्वल टू एम सी वी डी टी लिख देते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन केस ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डेल क्यू इज सेम एज द डी एच, डेल क्रॉस क्यू इज सेम एज द डी एच विच इज एम सी पी डी टी। इन केस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल क्रॉस क्यू इक्वल टू डी यू इक्वल टू एम सी बी डी टी। तो हम लोग कब एम सी बी डी टी यूज करते हैं, अगर डी यू, जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं उस समय ही हम लोग सिर्फ डी यू को एम सी बी डी टी लिखेंगे। ऐसा नहीं है जो हमेशा हर एक प्रोसेस के लिए डी यू को एम सी, मैंने देखा है बहुत बच्चों को देखा है मैंने गलती करते हुए, तो आप लोग प्लीज उस गलती को मत दोहराइएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ही डी यू हो जाएगा आपके एम सी बी डी टी, या तो फिर डी यू एट द डी क्यू बराबर होगा, क्योंकि डी पी डी वी ये पार्ट 0 हो जाता है। हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो तो ही डेल क्रॉस क्यू के बदले हम लोग एम सी पी डी टी लिख सकते हैं, या तो फिर डेल क्यू इज सेम एज द एंथैल्पी। तो ये दो प्रोसेस आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। हाँ ना, हम लोगों ने अगर देखा जाए फर्स्ट इसके बारे में बात किया, इसके बारे में बात किया वर्क डन। अब वर्क डन भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क डन विल बी डिफरेंट। सो डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में, डिफरेंट प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका वर्क डन डिराइव करेंगे। बट दिस इज जस्ट लाइक सम बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, तो प्लीज इस चीज को आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, राइट, क्योंकि दिस विल हेल्प अ लॉट इन सॉल्विंग द जेई एंड इन द चाहे वो मेंस का क्वेश्चन या फिर एडवांस का या तो फिर नीट का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग अच्छे जेई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे हाई लेवल के, जो कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट, हम लोग यूज करेंगे। बट यहाँ पे ये याद रखिएगा आप लोग, कब हम लोग एमसीबीडीटी यूज करते हैं, डी यू, हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो डी यू को हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, डी यू आएगा ही नहीं, राइट, आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब डी एच के बारे में बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और डी यू कैलकुलेट करने का डिफरेंट वे है, राइट, ओके, लाइक साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू 0 हो जाएगा आप लोग, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, राइट, इट विल जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इन केस ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस दोनों पॉइंट सेम हो जाता है, राइट, तो डी यू 0 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, बट द मेन लाइक एम ऑफ द टुडेज लेक्चर वाज जस्ट मेक यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। कब हम लोग एमसीपी डेल्टा यूज करते हैं, डीटी यूज करते हैं, कब हम लोग एमसीपी डीटी यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये लेक्चर देखने के लिए। हम आप लोगों से मिलते हैं अब पार्ट 2 में थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ पार्ट 2, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सो सी बाय।